जब जैंगी ने फ्रॉग की बात सुनी, उसके दिमाग में तुरंत जायंट तोतोरो का ओरिजिन फ्लैश हुआ। जब शिनडाओ के मिस्ट वैली में पहली बार चेंजेस आए थे, जैंगी चुपके से शिनडाओ घुस गया था। दूसरी बार जब आइलैंड गया, तब उसकी मुलाकात हुई जायंट तोतोरो से। ये क्रिएचर कुछ अलग ही था। इसका जेनेटिक सीक्वेंस इस प्लैनेट के किसी भी नोन क्रिएचर से बिल्कुल अलग था। शक था कि ये फॉग वैली के एबिस से आया है। जैंगी को पहले लगा था कि ये फॉग वैली के नीचे से इंडिजीनियस लोगों में से एक है, लेकिन जब उसने अंडरग्राउंड के गेटकीपर और फॉग वैली के इलाइट ट्रूप्स के लिजर्ड फॉर्म को देखा, तब उसने ये आइडिया छोड़ दिया। फिर भी इसका ओरिजिन फॉग वैली से कनेक्टेड जरूर है, और अब इतने क्रूशियल मोमेंट पे जब ये क्रिएचर में अचानक चेंज आया, तो जैंगी का ध्यान नेचुरली उसकी तरफ गया। दुख की बात यह थी कि जैंगी को अंडरग्राउंड से आए इस क्रिएचर से ज्यादा इन्फो नहीं मिल पाई। तब फ्रॉग का एंट्री हुआ। वो एक्चुअली म्यूजिक के थ्रू बिग चिंचला से कम्युनिकेट कर सकता था। वक्त के साथ जैंगी लगभग इस बात को भूल गया और बिग चिंचला को सिर्फ एक पेट की तरह घर में रख लिया। जैंगी ने पूछा, क्या हुआ, कोई न्यूज है? वहां फ्रॉग ने 2 बार क्वैक किया और बिग चिंचला धीरे धीरे आया, अपना मोटा सा बॉडी हिलाता हुआ। 2 साल से जब से वो शेल्टर में शिफ्ट हुआ है, तब से वो और भी मोटा और फ्लफी हो गया है। उसका फर चमक रहा था और वो बिल्कुल एडोरेबल लग रहा था। अब उसका शेल्टर के सभी लोगों से अच्छा कनेक्शन है। साइज में बड़ा होने के बावजूद और थोड़ी कॉम्बैट कैपेबिलिटी होने के बाद भी वो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली है। बिग चिंचला क्राउड के पास आया, एक सिंपल और ऑनेस्ट एक्सप्रेशन के साथ, और जैंगी की तरफ अपनी फरी पॉज उठाए। आबा 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 आबा। वो इतना कंफ्यूज्ड हो गया कि सिर्फ लोगों की तरफ देखने लगा। फ्रॉग बोला, बिग तोतोरो कह रहा है कि उसे पता है कि वो लोग जिन्होंने हेवनली सी सिटी पे अटैक किया था कहाँ से आए हैं। जैंगी ने अपने हाथ क्रॉस किए। मुझे भी पता है। क्या वो शिनडाओ के फॉग वैली के नीचे से आए थे? बिग तोतोरो भी वहीं से आया होगा, है ना? फ्रॉग ने भी चिंचला की तरफ 2 बार क्वैक किया और बिग चिंचला ने कुछ बोला डांस करते हुए। फ्रॉग ने फिर से ट्रांसलेटर का रोल निभाया। हाँ, वो लोग वहीं जगह से आए हैं जहाँ से बिग चिंचला भी आया है। बिग चिंचला का IQ थोड़ा लो है, लेकिन मैं रफली समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। उसे पता है कि अब हम फॉग वैली के नीचे के मिस्टीरियस रेस के एनिमीज बन गए हैं और उन्होंने हेवनली सी सिटी पे अटैक किया था। तो अब बिग ड्रैगन कैट ने डिसाइड किया है कि वो हमारी मदद करेगा उनके इन्वेजन के अगेंस्ट फाइट करने में। फ्रॉग ने क्वैक किया और सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली क्लियर हुआ कि बिग चिंचला क्या कहना चाहता था। बिग चिंचला अंडरग्राउंड से तो आया है, लेकिन वो अंडरग्राउंड का असली नेटिव नहीं है, ज्यादातर एक टूल टाइप क्रिएचर है। उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जब दुनिया का एंड आया था, तब उसका असर अंडरग्राउंड वर्ल्ड पे भी हुआ। इसी वजह से ये स्पेशल क्रिएचर डेवलप किया गया और सरफेस वर्ल्ड पे भेजा गया एक्सप्लोरेशन के लिए। इसीलिए बिग तोतोरो की कॉम्बैट एबिलिटी एवरेज हो जब वो पहली बार दिखता है, तब उसका एबिलिटी इंडेक्स कैप्टन लेवल के करीब होता है। और हाँ, वो टिगिंग में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि अंडरग्राउंड से सरफेस तक पैसेज खोलने के लिए ये स्किल जरूरी है। जैंगी के दिमाग में तुरंत एक टर्म आई, लिटिल व्हाइट माउस। जब ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो चूहो या बंदर या डॉग्स जैसे क्रिएचर का यूज करते हैं सिमुलेशन के लिए। जैसे जब हमने पहली बार स्पेस में एंट्री की थी, तब एनिमल्स का यूज हुआ था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जायंट चिंचला भी कुछ वैसा ही लगता है, एक एक्सपेरिमेंटल ब्रीड जो वुलुआन एम्पायर ने ह्यूमन वर्ल्ड को टेस्ट करने के लिए बनाई थी। जैंगी ने एक लंबी सांस ली और बोला, समझ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, बिग चिंचला एडवांस्ड क्रिएचर तो नहीं है, लेकिन उसे अंडरग्राउंड वर्ल्ड के बारे में कुछ तो पता होगा। हम लोग उनके साथ वॉर में जाने वाले हैं। क्या तुम कुछ यूजफुल इन्फो दे सकते हो, जैसे कि उन रेसेस की वीकनेस क्या है? फ्रॉग ने फिर बिग तोतोरो से कम्युनिकेट किया और फिर उसने स्टेटमेंट दिया, अगर अंडरग्राउंड ट्राइब्स को ह्यूमन से कंपेयर करे तो उनकी कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस खुद ही बहुत वीक हैं। वुलुआन एम्पायर के स्पीशीज फिजिकल फिटनेस और इंटेलिजेंस में ह्यूमन से कम नहीं है, और कॉम्बैट टैलेंट तो ह्यूमन से भी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी वो करंट ह्यूमन से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। ये बातें सुनते ही सब लोग साइलेंट हो गए। अंकल यू ने अपनी थोड़ी को पिंच किया, फ्रॉन करते हुए बोला, तो मतलब हमारे पास उनके अगेंस्ट कोई एडवांटेज नहीं है? यांग शिनशिन ने रैशनल टोन में कहा, एग्जैक्टली। अगर इस वर्ल्ड में अंडरग्राउंड क्रिएचर्स पे रेस्ट्रिक्शंस ना होते
तो पहले वॉर के टाइम ही हाकशाओ के कई रीजन्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते। और ये तो तब है जब अपोनेंट ने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज भी नहीं की। अगर वो सच में एडवांस्ड क्रिएचर हैं जो कई दशकों से एग्जिस्ट करते आए हैं तो उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल हमसे कहीं ज्यादा होगा। ये कंक्लूजन सुन के सबको एक्सट्रीम डिसअपियर फील हुआ। अगर ये सच है तो वो ट्राइब ह्यूमंस के लिए गॉड्स जैसे होंगे, और अगर ऐसा है तो हम फाइट किस चीज से करेंगे? जैंगी ने बोला, इतना पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी उनसे लड़ चुके हैं। हाँ, ये फील होता है कि वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हम उनका रेजिस्ट ही ना कर पाए। पिछले बैटल में हमने एक बड़ी जीत हासिल की, सारे इन्वेडिंग एनिमीज को खत्म करके। फ्रॉग ने फिर से बिग चिंचला से बात की। बिग चिंचला ने अपनी क्यूट बड़ी आंखों से ब्लिंक किया जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर एक और बार गिब्रिश बोल दिया। फ्रॉग बोला, इसका मतलब ये है कि वुलवान एम्पायर के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को सप्रेस करते आए हैं, और वेपन्स के मामले में वो मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स डेवलप करने से हमेशा कतराते रहे हैं। स्ट्रेंज, ऐसा क्यों? अंकल यू ने कंफ्यूजन में पूछा। जैंगी के दिमाग में कुछ वेग गेसेस आए। क्या हो सकता है कि जब एक सिविलाइजेशन एक सर्टेन लेवल तक इवॉल्व हो जाता है तब उसे एक्सटेंशन का एंड फेस करना पड़ता है? लेकिन अभी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस सोचने की टाइम नहीं है। तो जैंगी ने फ्रॉग से कहा कि उसके तरफ से पूछे, क्या वुलवान एम्पायर के एथनिक ग्रुप्स में कोई वीकनेस है जो एक्सप्लॉइट की जा सकती हो? बिग तोतोरो ने काफी देर तक सोचा, लेकिन आखिर में सिर्फ अपना सर हिला दिया। एक एडवांस सिविलाइजेशन जो हजारों सालों से एग्जिस्ट करती आई है, उसमें कोई ऑब्वियस फ्लॉ नहीं होता। टाइम ने उनकी हर कमी को कवर कर दिया होगा। ये जवाब सुन के सभी लोगों का मूड बहुत डाउन हो गया। सबको लगता था कि कुछ यूजफुल इन्फो मिलेगी, लेकिन जो न्यूज मिली उसने सिर्फ और ज्यादा नर्वस कर दिया। तभी यांग शिनशिन, जो अब तक साइलेंट सब कुछ सुन रही थी, अचानक बोल उठी, नहीं, उनमें कमियां हैं और वो काफी ऑब्वियस है। यांग शिनशिन की बात ने सबका अटेंशन खींच लिया और सब उसकी तरफ मुड़ गए। जैंगी की आंखों में एक चमक आ गई। यांग शिनशिन का आईक्यू बहुत ही हाई था। वो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स को इजीली देख लेती थी जो नॉर्मल लोगों को दिखते भी नहीं। अगर उसने ये बोला है तो जरूर कोई सॉलिड बेसिस होगा। शिनशिन, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? जैंगी ने पूछा। सबके एक्सपेक्टेंट और क्यूरियस नजर के बीच यांग शिनशिन धीरे से बोली, तुम्हें याद है फॉग वैली के एलियंस ने जब अटैक किया था? जो कीर ने तुरंत सबको याद दिलाया। लास्ट टाइम मिडनाइट में हुआ था, लगभग 12 बजे। शेंडिंग डिस्ट्रिक्ट पे अटैक भी इसी टाइम पे हुआ था। इंटेलिजेंस के हिसाब से वो 10 बजे रात के आसपास था। यांग शिनशिन बोली, बिल्कुल सही। वो यूजुअली रात के लेट आवर्स में एक्ट करते हैं और सब थिक आर्मर पहने होते हैं। एक्चुअली अगर उनकी कॉम्बैट पावर देखी जाए तो वो आर्मर उन्हें ज्यादा एनहांस नहीं करता। ये कहकर यांग शिनशिन ने जैंगी की तरफ देखा। भाई, तुम्हारे स्पेशल आर्मर के अलावा क्या एपिसलोन के कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में कुछ और खास बात होती है? जैंगी ने कंधे उचकाए। सबसे बड़ा फंक्शन हीट प्रिजर्वेशन होता है और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स देता है, लेकिन एपिसलोन लेवल एलियंस के लिए ये सिर्फ उनकी कमियां कवर करता है, कॉम्बैट पावर में ज्यादा बूस्ट नहीं देता। यांग शिनशिन ने क्रिस्प स्नैप किया। यही तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोग अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहते हैं वो सरफेस वर्ल्ड के एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमंस डीप सी या स्पेस में जाते हैं तो उन्हें स्पेशल सूट्स पहनने पड़ते हैं। अभी सरफेस टेम्परेचर बहुत लो है और उनके लिए क्विकली अडेप्ट करना मुश्किल है। तभी लू कैरन ने ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन मुझे याद है बैटल के टाइम कुछ फॉग वैली एलियंस के आर्मर्स डैमेज हो गए थे, फिर भी वो फाइट कर रहे थे। यांग शिनशिन बोली, वो मोस्ट लाइकली उनके सुपरनैचुरल एट्रीब्यूट्स की वजह से होगा, जैसे एनहांस सुपरनैचुरल बीइंग्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर लेते हैं। जैंगी ने सर हिलाया। ये बात तो काफी सेंस बनाती है। मतलब जब वो लैंड पे अटैक करने आए तो एनवायरनमेंट के लिए उनकी एडेप्टेबिलिटी वीक थी, है ना? जैंगी थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर अचानक सर हिला दिया। लेकिन ये भी थोड़ा ऑड लगता है। उनको छोड़ो, हम खुद भी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर से बचने के लिए कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। अगर कॉम्बैट यूनिफॉर्म का प्रोटेक्शन ना हो तो वो म्यूटेंट्स जिनके पास फिजिकल एनहांसमेंट एबिलिटीज हैं वो इस एक्सट्रीम लो टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली फ्रीज होके मर भी सकते हैं। यांग शिनशिन थोड़ा मुस्कुराई।
इसके अलावा और भी फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज या फिर हवा। थोड़ा ध्यान से सोचो। यांग शिनशिन ने धीरे से जैंगी और बाकी सब की तरफ देखा। उन्होंने बैटल शुरू होने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही रिट्रीट क्यों कर लिया, जबकि उनके पास कई रीजन्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज था। शायद उनका बॉडी सरफेस एनवायरनमेंट में इतनी देर तक फाइट नहीं सस्टेन कर सकता। उसने जैंगी की तरफ देखा। भाई, तुम्हें याद है जब हम साउथ वेस्ट रीजन के अंडरग्राउंड डीमन किंगडम गए थे? जैंगी ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स उसे वो वक्त याद था। चाहे नैश कंट्री में उसने ज्यादा देर नहीं बिताई थी, लेकिन उस जगह की मेमोरी इतनी गहरी थी कि ऐसा फील होता था जैसे वो वहां कई महीने रहा हो, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग था। लाइट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सरफेस वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होता है और उसे बेस्ट कॉम्बैट कंडीशन मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन ब्रीथ करना पड़ता था। लेकिन रुआन पिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जोकीर ने फ्रॉन्ट करते हुए पूछा। वो 1 साल से हेवनली सी सिटी में अंडर कवर था। उसकी डेली एक्टिविटीज बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी थी। यांग शिनशिन ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो ह्यूमन स्किन पहने हुए था, एक हाईटेक कॉम्बैट यूनिफॉर्म। यांग शिनशिन ने लू कैरन की तरफ देखा और लू कैरन भी उसकी तरफ मुड़ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रुआन पिंग को मारने के बाद उसका बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन बैटल साइट पे कुछ रिमेन्स मिले थे। उसमें शैटर्ड ह्यूमन स्किन भी था। हमने उसका एनालिसिस किया और पता चला कि वो एक आर्टिफिशियल स्किन थी, बायोलॉजिकल टिश्यू जैसी। उसका एक मेन फंक्शन था अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन। जैंगी अचानक उठ गया। अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन? तुम कहना चाहती हो कि वुलुआन एम्पायर के लोग सूरज से डरते हैं? यांग शिनशिन ने सर हिलाया। जो इंटेलिजेंस अब तक मिला है उसके हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेस के लिए अडेप्टेड नहीं है। चाहे वो लेजेंडरी वैम्पायर्स जैसे यूवी से नहीं डरते, लेकिन स्ट्रॉन्ग यूवी एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेटली अनअडेप्टेड है। उसने अपने हाथ स्प्रेड किए। आखिर वो लोग अंडरग्राउंड वर्ल्ड में इतने लंबे समय से रह रहे हैं कि उन्होंने कभी स्काई के सन को नहीं देखा। जैंगी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी थोड़ी पकड़ी और सोचने लगा, क्या यांग शिनशिन का एनालिसिस सच में इतना लाइकली हो सकता है? यांग शिनशिन ने सीधे शब्दों में कहा, मेरा गेस कंफर्म करना एक्चुअली बहुत सिंपल है। भाई, तुम कैसे भूल गए कि हमारे पास अभी भी काफी लिजर्ड मैन के कॉप्सेस हैं? उनके कॉप्सेस पे एक्सपेरिमेंट करके हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, है ना? जैंगी ने अपना माथा ठोक लिया। हाँ यार, मैं कैसे भूल गया। पिछले बैटल को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और पूरा हाक्शाओ किंगडम अभी भी एक ऐसे वॉर के शैडो में था जो कभी भी फिर से इरप्ट हो सकता था। जैंगी तो लिजर्ड मैन के बॉडीज को डिसेक्ट करना भी भूल गया था, उनकी वीकनेस स्टडी करने के लिए। जैंगी ने बिना किसी हेजिटेशन के जोकीर से कहा, कीर, तुमने पिछले कुछ दिनों में जो मेहनत की है उसके लिए थैंक यू। जोकीर ने खुशी से सर हिलाया। फाइनली मुझे उनकी वीकनेस ढूंढने का मौका मिला। मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी दे दूंगी। जैंगी ने अपना कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन किया और डायरेक्ट मैसेज भेज दिया हाक्शाओ कंट्री के 6 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के हाई लेवल ग्रुप्स को। उन्हें बताया कि हेवनली सी सिटी के पास अभी भी लिजर्ड मैन के कॉप्सेस हैं। थोड़ा सैड था ये कहना कि इस बैटल में सिर्फ हेवनली सी सिटी के पास लिजर्ड मैन के कॉप्सेस बचे थे। बाकी रीजन्स में जब लिजर्ड मैन रिट्रीट हुए तो उन्होंने अपने डेड सोल्जर्स के बॉडीज उठा के ले गए थे। सभी मेजर रीजन्स अब जागे और तुरंत हेवनली सी सिटी में लोग भेजने लगे, लिजर्ड मैन के कॉप्सेस रिसीव करने और रिसर्च करने के लिए ले जाने के लिए। सबसे पहले जो आया वो था दाइशन, शिनजिंग रीजन का। उसने ऑलरेडी पूरे हाक्शाओ किंगडम के स्टार क्लस्टर का लेआउट कंप्लीट कर लिया था, तो वो किसी भी रीजन में कभी भी ट्रैवल कर सकता था। उसके बाद ब्लिजर्ड सिटी का मैसेंजर आया। साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स और दैंग के बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के लोग भी आए। दैंग शेंगतोंग भी खुद पर्सनली पहुंचा। दैंग शेंगतोंग को देखकर जैंगी उसकी तरफ 2 बार ज्यादा ध्यान से देखा। उसे फील हुआ कि ये आदमी कुछ अलग है, कुछ अनयूजुअल। जैंगी ने पूछा, क्या तुम अभी एपिसलोन में हो? जैंगी के सवाल के जवाब में दैंग शेंगतोंग ने कुछ भी छुपाया नहीं। वो मुस्कुराया और सर हिला दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। दैंग शेंगतोंग बिल्कुल सिंसियर था। अगर जैंगी ने उसकी मदद ना की होती और उसे नियॉन ले जाके रियल ड्रैगन स्पेसिमन ना दिलाया होता तो उसके पास अपना ब्रेक थ्रू अचीव करने का कोई चांस ही नहीं था। जैंगी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अब तुम्हारा एबिलिटी इंडेक्स कितना है?
डैंग शिंगतोंग ने जवाब दिया, प्रिसाइज कैलकुलेशन के बाद मेरा एबिलिटी इंडेक्स लगभग 11,000 पॉइंट्स है। ये कहकर उसके चेहरे पे एक हल्का सा बिटर स्माइल आ गया। जैंगी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, इतना लो? उसने अपनी नाक को छुआ। चाहे वो एपिसलॉन रेल्म में प्रमोट हो गया हो और एंट लेवल से निकल चुका हो, लेकिन अभी भी क्लियरली वो मेन फोर्स बनने लायक नहीं था। डैंग शिंगतोंग थोड़ा मुस्कुराया, मेरा प्रमोशन थोड़ा स्पेशल है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। शायद अगले वॉर में मैं कुछ रोल प्ले कर पाऊँ। डैंग शिंगतोंग का प्रमोशन एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करता था। एक लड़की थी एम्बर, जिसके खून में ड्रैगन लाइनेज का ट्रेस था। रियल ड्रैगन के डीएनए के थ्रू उसकी एबिलिटीज एंसेस्ट्रल फॉर्म तक रिवर्ट हो गई थी। उसका सुपरनैचुरल पावर नेचर में ऑक्सिलरी था, इसीलिए उसका खुद का कॉम्बैट पावर स्ट्रांग नहीं था। डैंग शिंगतोंग उसकी एबिलिटी से बाउंड हो गया और इसी वजह से उसका ब्रेक थ्रू पॉसिबल हुआ, लेकिन उसका एबिलिटी इंडेक्स रिलेटिवली लो रहा। जैंगी जैसे टैलेंटेड लोग या वो जो गॉड के सोर्स से अपने जेनेटिक लॉक्स अनलॉक करते हैं, उनके कंपैरिजन में डैंग का ब्रेक थ्रू फास्ट था, लेकिन स्ट्रेंथ लेवल में गैप रहना इनएविटेबल था। जैंगी ने ये सब सुन के पूछा, तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान तो होगा? डैंग्स टेक्नोलॉजी या तुम्हारी वो मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड जिसे तुम बाउंड हो? डैंग शिंगतोंग ने कंधे उचकाए, फिलहाल मुझे ये सीक्रेट रखने दो। लेकिन उसका चेहरा सीरियस हो गया, अभी मेरी पावर सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के काम आ सकती है, क्योंकि अगला मेन बैटलफील्ड अभी तुम ओल्ड एपिसलॉन्स का डोमेन होगा। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ब्लिजर्ड सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ऑफ कोर्स तुम मुझे एक सरप्राइज फोर्स भी मान सकते हो, जरूरत पड़ी तो मैं एक्शन लूंगा। ये तो अच्छी बात थी कि डैंग शिंगतोंग का स्ट्रेंथ ब्रेक थ्रू हो गया, लेकिन जैंगी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसकी ग्रोथ होने का इंतजार करे। अभी के लिए डैंग ज्यादा यूजफुल नहीं था। लेकिन जैंगी को एक चीज याद आई। उसने डैंग शिंगतोंग की तरफ देखा, आंखों को थोड़ा नैरो किया और शार्पली पूछा, तुम्हें ब्लिजर्ड सिटी में युआन कोंगिए का क्लोन अभी भी याद है? अगर डैंग शिंगतोंग भी अब एपिसलॉन लेवल तक पहुंच गया है, तो यूयू, वो ओरिजिनल कोंगिए के क्लोन जिससे जैंगी कभी डर गया था, अब किस लेवल तक पहुंच चुकी होगी? जैंगी उसे कभी नहीं भूल सकता। युआन कोंगिए की एबिलिटी उन सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में से बेस्ट थी जिनको जैंगी ने कभी देखा है। दूसरों की एबिलिटीज और एसेंस को एब्जॉर्ब करके रैपिड ग्रोथ करने की जो पावर यूयू के पास है, उसने उसे एक इनक्रेडिबल लेवल तक सबसे तेज स्पीड में पहुंचा दिया। जैंगी और यूयू के बीच कोई नफरत नहीं थी, लेकिन जैंगी समझता था कि यूयू जू जंग का वो ट्रम्प कार्ड है जिसे उसने बहुत मेहनत से कल्टीवेट किया है। चाहे अभी जैंगी और यू जंग के रिलेशंस ठीक चल रहे हों, लेकिन कोई भी इंसान हमेशा किसी और के नीचे रहना नहीं चाहता, स्पेशली जब वो दूसरा इंसान कभी एक इनविंसिबल सुपीरियर रहा हो। तो अगर एक दिन जू एक सर्टेन लेवल की पावर हासिल कर लेती है, तो जू जंग धीरे धीरे उनके बीच का इनिशिएटिव वापस ले लेगा। डैंग शिंगतोंग ने फ्रॉन किया और सर हिलाया, फिर बोला, उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। ये इंसान हमेशा से ब्लिजर्ड सिटी में एक मिस्ट्री रही है। मैं उसे सिर्फ एक बार देखा था, शायद तब जब जू जंग ब्लिजर्ड सिटी में टर्बुलेंट फेज से गुजर रहा था और उसने इंटेंशनली अपनी फोर्स दिखाई थी ताकि बाकी पावर्स को डिटेर कर सके, लेकिन उसके बाद से वो कंप्लीटली गायब हो गई। मुझे लगता है जू जंग ने उसे छुपा दिया और सीक्रेट ट्रेनिंग में डाल दिया है। यहाँ तक आते आते डैंग शिंगतोंग मुस्कुराया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में एक सीरियसनेस थी। शायद अब ब्लिजर्ड सिटी में 2 एपिसलॉन लेवल एलियंस हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। जैंगी अचानक मुड़ गया और डैंग शिंगतोंग की तरफ घूर के देखा। उसके अंदर से एक डेंजरस ऑरा निकल रहा था। डैंग शिंगतोंग पीछे हटने लगा, हाथ हिलाते हुए बोला, हे बॉस, ऐसे मत देखो, थोड़ा डर लग रहा है। जैंगी का टारगेट नेचुरली डैंग शिंगतोंग नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी ही प्राइमरी प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं। अपोकलिप्स के अर्ली डेज में रिवरसाउथ डोमेन हमेशा हाक्शाओ के 6 रीजन्स में सबसे नीचे था, क्योंकि वहां कोई एपिसलॉन लेवल एलियंस नहीं थे। लेकिन लगता है तुम पहले हो जिन्होंने जेनेटिक फील्ड को तोड़ दिया है और एपिसलॉन लेवल इनह्यूमंस बनने का मेथड मास्टर किया है। चाहे ज़ूयू के पास युआन कोंगिए के जीन्स हो, एक एपिसलॉन का एपिसलॉन रेल्म तक ब्रेक थ्रू करना इजी नहीं होता। जैसे फ्लावर और लियांग्यू जो जैंगी के साथ थे, उन्होंने भी सोर्स ऑफ गॉड की मदद से काफी टाइम लगाया था। डैंग शिंगतोंग बोला,
मुझे ब्लिज़र्ड सिटी के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट का प्रोग्रेस नहीं पता, लेकिन थैंक्स टेक्नोलॉजी ने सिर्फ एम्बर की एबिलिटी के थ्रू मुझे प्रमोट करने में मदद की। उसने अपने स्लेंडर वाइट पाम्स की तरफ देखा। ये पावर इंटॉक्सिकेटिंग है, लेकिन मेरा प्रमोशन प्योर नहीं है। जैंगी की आंखों में एक डेंजरस लुक था। क्या मुझे सीधा ब्लिज़र्ड सिटी जाके जू जंग से क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए? अभी तक क्लियर नहीं था कि जू जंग ने सच में जू यू को कल्टीवेट करने में सक्सेस पाई है या नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड वर्ल्ड से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने कंफर्म कर दिया कि एंशिएंट सिविलाइजेशन ने सोर्स ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस बनाने का मेथड ऑलरेडी मास्टर कर लिया था। थियोरेटिकली देखा जाए तो आज के मॉडर्न टाइम्स में जब साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है, ये टेक्नोलॉजी मास्टर करना पॉसिबल है। डैंग शिंगतोंग शॉक्ड हो गया। हे भाई, अभी इस वक्त ये करना थोड़ा इनएप्रोप्रिएट नहीं लगता? एक पावरफुल एनिमी सामने खड़ा है। अगर जैंगी अभी ब्लिज़र्ड सिटी में घुस गया और कन्फ्लिक्ट प्रोवोक किया तो वो पब्लिक क्रिटिसिज्म का डायरेक्ट टारगेट बन जाएगा। जैंगी ने हल्की सी मुस्कान दी। टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या करना है। अगर जू जंग का रिसर्च कभी सच में रिजल्ट देता है तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा और खुद सामने आ जाएगा। जैंगी विंडो के पास गया, बाहर देखा। हेवनली सी सिटी फोर्ट्रेस का मैसिव स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से बिल्ड हो चुका था। उसने टेबल से गर्म कॉफी उठाई और आराम से एक सिप लिया। मुझे तो अब उसका इंतजार भी होने लगा है। 3 दिन बाद डोंगहाई सिटी, एक ह्यूज वॉरशिप समुद्र से उभर के आया जैसे एक जाइगेंटिक सी बीस्ट और डायरेक्टली पोर्ट पे अपीयर हुआ। ब्लैक टॉर्टोराइज भी उसके सामने एक इमेच्योर टर्टल लग रहा था। नॉटिलस, कोलंबियन नेवी का सबसे बड़ा एम्फीबियस वॉरशिप, पहली बार हाक्शाओ किंगडम के टेरिटरी में आया था। पोर्ट पे ली गुआनशियो, ईस्ट चाइना सी रीजन का सुप्रीम कमांडर, और एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर एक लाइन में खड़े थे, कोलंबिया से आए रीइंफोर्समेंट्स को वेलकम करने के लिए। शुनवू डोंगहाई सिटी के हार्बर के ऊपर हवर कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सोलोमन लुक था, ना ज्यादा हम्बल ना ज्यादा एरोगेंट। नॉटिलस का ह्यूज एलॉय डोर एक बूम के साथ खुला और सबके सामने 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन अपीयर हुए हैं। लीडर था एक टॉल आदमी जिसका नाम न्यूटन था। उसके पीठ पे एक मैसिव हाई टेक हैंड कैनन स्ट्रैप था। उसके दोनों साइड्स पे खड़े थे कोलंबियन ओशन फ्लीट के 2 एसिस, लॉर्ड ऑफ द ओशन जॉन कार्टिलिस और पियर। कोलंबिया ने जो 3 जायंट्स भेजे हैं वो सभी बहुत पावरफुल है। ईस्ट चाइना सी रीजन के ऑफिसर्स आपस में विस्पर करने लगे। कोलंबिया इस बार काफी सिंसियर लग रहा है, किसी ने पास से कहा। ऑब्वियसली अगर हाक्शाओ ये बैटल हार गया तो साउथ ईस्ट चाइना वाटर्स पे उनका डोमिनेंस भी चला जाएगा। जब सामने एक कॉमन एनिमी हो तो पुराने राइवल्स भी टेम्पररी एलाइज बन जाते हैं। तीनों जायंट्स वॉरशिप से नीचे आए और उनके पीछे वेव स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स थे, आर्मर में कवर्ड, क्लियर फॉर्मेशन में मार्च करते हुए आए। न्यूटन ली गुआनशियो के सामने आया। उसकी नज़र शुनवू पे गई, एक मोमेंट के लिए शिजाकू पे रुकी और फिर ओपनली ली गुआनशियो से हैंडशेक किया। हेलो मार्शल ली, इस बार हम आपकी मदद करेंगे ओशन एरिया को डिफेंड करने में। ली गुआनशियो के चेहरे पे फुल स्माइल थी। अमेजिंग, आपकी मदद से अब हमें ओशन वॉर के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल गई है। दुनिया के 2 टॉप नेवल फोर्सेस अगर एक हो जाएं तो वो इजीली पूरे प्लैनेट के वाटर्स पे स्वीप कर सकते हैं। पहली बार उन्होंने अलायंस बनाया था ह्यूमंस के अलावा किसी और एनिमी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। न्यूटन और ली गुआनशियो के हैंडशेक के बाद न्यूटन ने डायरेक्टली कहा, जब दोनों नेवीज मर्ज हो जाएंगी ओशन का डिफेंस आपके हाथ में होगा और उसके बाद मैं हेवनली सी सिटी जाऊंगा। ली गुआनशियो के चेहरे पर सरप्राइज का एक्सप्रेशन आया। हेवनली सी सिटी? मुझे लगा आप शेंजिंग जाने वाले थे। न्यूटन बोला, हमारे वॉर गेम सिमुलेशन के हिसाब से अगला वॉर मोस्ट लाइकली हेवनली सी सिटी में ही ब्रेकआउट होगा। ये एनालिसिस करना मुश्किल नहीं था। पिछली वॉर से क्लियरली दिख रहा था कि वुलुआन एम्पायर का अटैक फोकस हेवनली सी सिटी ही था। जैंगी का खुद का कनेक्शन वुलुआन एम्पायर से काफ़ी क्लोज है। उन्होंने जैंगी के हाथों एक बड़ा लॉस झेला है, अब वो उसे यहीं बदला लेना चाहेंगे। ली गुआनशियो ने अपनी नज़र नीचे की और सीरियसली बोला, आपकी सपोर्ट के लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, लेकिन हाक्शाओ कंट्री में आने के बाद हम चाहेंगे कि आप अगले बैटल में हमारे ऑपरेशंस के साथ कोऑपरेट करें। इसीलिए ये डिसीजन हम सब रीजन्स मिलके ज्वाइंटली लेंगे। न्यूटन ने सर हिलाया। उसके चेहरे पे ऑलमोस्ट कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एक ज़ोंबी जैसा लग रहा था।
कोई बात नहीं, लेकिन उसने टॉपिक चेंज किया। लेकिन मैं पहले हेवनली सी सिटी जाना चाहता हूँ। मुझे लेजेंडरी केओस के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है। ली गुआनशियो ने कहा, यह बात तुमने पर्सनली केओस के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। जैंगी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। न्यूटन ने यह सुन के धीरे से सर हिलाया। फिर वो कार्टिलस और कनेरो की तरफ मुड़ गया। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से तुम हाक्शा नेवी के साथ मिलकर कोस्ट लाइन डिफेंड करोगे। ओशन में कार्टिलस की स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज होती है, तो लैंड वॉर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के सर हिलाया। कार्टिलस ने नकल्स क्रैक करते हुए कहा, हे न्यूटन, तुम्हारा एक्शन प्लान क्या है? न्यूटन ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली और कोल्डली बोला, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। मेरा स्पेसिफिक एक्शन प्लान इस बैटल की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। न्यूटन सिर्फ एक मिशन कंप्लीट करने आया था। वो हाक्शा किंगडम के लिए जान दे के लड़ने नहीं आया। जब वो आया था, उसे जो ऑर्डर मिला था वो ये था कि हाक्शा के एलियंस के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन अगर डेंजर सामने आए तो वो बिना हेजिटेशन के रिट्रीट करेगा। शायद कार्टिलस और कनेरो भी यही सोच रहे हैं। न्यूटन ने जैंगी का कम्युनिकेशन चैनल मांगा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया। थोड़ी ही देर में वीडियो कनेक्ट हो गया। इस वक्त जैंगी एक नया वॉर टाइम कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहा था, जो सिर्फ उसके क्लोज, कॉन्फिडेंट और रीजनल सीनियर ऑफिशियल्स को पता था। तो उसे तुरंत समझ आ गया कि जो बंदा उसका कॉन्टैक्ट इन्फो लेके आया है वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। जैंगी का चेहरा स्क्रीन पे आया। न्यूटन का फॉरेन फेस देखकर जैंगी ने कामली पूछा, हेलो, तुम कौन हो? न्यूटन बोला, मैं कोलंबिया से सपोर्ट के लिए आया एलियन हूँ। तुम मुझे न्यूटन कह सकते हो। मिस्टर केओस, अगले वॉर की प्रिपरेशन के लिए मैं हेवनली सी सिटी आना चाहता हूँ और तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ। जैंगी ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, तुम कहना चाहते हो कि अगला मेन बैटलफील्ड हेवनली सी सिटी होने वाला है? न्यूटन बोला, बिग डेटा एनालिसिस के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। जैंगी ने दिल में कंप्लेन किया, अब तो मैं हाक्शा कंट्री का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया हूँ। जो भी आता है मुझे देखना चाहता है। क्या करे, लोग फेम से डरते हैं जैसे सुअर मोटापा से। वो ओरिजिनली कोलंबिया के एलियन से डील नहीं करना चाहता था ताकि ये लोग उसके टेरिटरी में कोई डर्टी काम ना करे। लेकिन इस बार न्यूटन सच में सपोर्ट के लिए आया था और शेंजिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से ये बंदा कोलंबिया के पावरफुल एलियन ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल साइंस एसोसिएशन का मेंबर था और उसकी स्ट्रेंथ ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच चुकी है। ऐसे हेल्पर को जैंगी कैसे मना कर सकता था? मिस्टर न्यूटन हेवनली सी सिटी विजिट करना चाहते हैं तो मैं नेचुरली उनका वेलकम करता हूँ। न्यूटन ने सर हिलाया, ठीक है, मैं तुरंत निकलता हूँ। जैंगी दिल में सोचता है, तुम तो काफी एंशियस निकले। लेकिन वो समझ सकता था वॉर कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है और सब लोग टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहे हैं। जैंगी की परमिशन मिलने के बाद न्यूटन ने ली गुआनशियो और बाकी लोगों से बिना किसी फॉर्मल गुड बाय के सीधा अलविदा कहा। उसने नॉटिलस कार्टिलस के हवाले किया और सी वुल्फ स्पेशल फोर्सेस को लेके एक वॉरशिप में हेवनली सी सिटी के लिए निकल गया। इस वक्त शेंजिंग नॉर्दर्न बॉर्डर से एक गेस्ट आया। वो एक ब्लरी आदमी था, एक बियर जितना बड़ा। उसका एक्सप्रेशन स्टर्न था, थोड़ा डल भी। उसके बाल थोड़े कर्ली ब्राउन थे और एक लंबी बियर्ड थी। जब तक वो मुंह नहीं खोलता उसका मुंह दिखाई भी नहीं देता। वो शेंजिंग के नॉर्थ गेट पे अपेयर हुआ, एक लंबर जैक टाइप आउटफिट पहने हुए। हाथ में एक ब्लैक मेटल बॉक्स था जो लगभग उसके साइज जितना बड़ा था। ये शेंजिंग सिटी है? उसने अपने बड़ी बियर्ड को स्ट्रोक किया और लो वॉइस में मरमर किया। कैरन की वॉल से तो ये काफी ऊंची लगती है। थोड़ी देर बाद शेंजिंग सिटी का गेट धीरे धीरे खुला। शैंग दावन व्हाइट मिलिट्री रोब पहने हुए अपने तियांग गैंग मैन के साथ नॉर्थ गेट पे अपेयर हुआ। उसने मुस्कुराते हुए बो किया एलेक्सी के सामने, जो था गॉड ऑफ थंडर पेरून। वेलकम मेरे सिंसियर दोस्त। न्यूटन ने सी वुल्फ स्पेशल फोर्स को लीड करते हुए हेवनली सी सिटी में एंट्री ली और जैंगी ने उसे एमराल्ड वाटरसाइड बेस के सी पोर्ट पे रिसीव किया। जब जैंगी ने पहली बार इस ब्लैक चैरियट क्लास एलियन को देखा जो कोलंबिया से आया था, उसका पहला इंप्रेशन था एक कोल्ड रोबोट। एक्सप्रेशनलेस फेस के अलावा न्यूटन बोलने में भी बहुत फ्रूगल था, जैसे एक भी एक्स्ट्रा वर्ड बोलना उसके लिए वेस्ट हो। सुनने में आया है कि जब लास्ट टाइम हाक्शा कंट्री पे अटैक हुआ था सिर्फ हेवनली सी सिटी ने कंप्लीट विक्ट्री हासिल की। क्या तुम मुझे उस बैटल के बारे में बता सकते हो?
न्यूटन ने ब्लंटली पूछा। जैंगी ने न्यूटन को अपने हेवनली सीसिटी फोर्ट्रेस नहीं ले जाया, वो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। अगर न्यूटन वहां लोगों के साथ चला गया तो वेपन्स डेवलपमेंट एक्सपोज हो सकता था। सबसे क्रूशियल बात ये थी कि वो बैरियर रॉक का एग्जिस्टेंस भी डिस्कवर कर सकता था। ये स्पेशल मटेरियल हेवनली सीसिटी फोर्ट्रेस का कोर है और एपिसिलॉन लेवल म्यूटेंट्स के अटैक पावर को सिग्निफिकेंटली वीकन कर सकता है। जितने कम लोग इसके बारे में जाने उतना बेटर। लेकिन जैंगी ने फिर भी न्यूटन के क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल जवाब दिया। ऑफ कोर्स अब तो हम सेम फ्रंट के एलाइज हैं। जैंगी ने न्यूटन को वाटर साइड बेस के रिसेप्शन रूम में ले गया और उस रात के बैटल को डिटेल में डिस्क्राइब किया। नेचुरली जैंगी ने अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखे। न्यूटन ने सब सुनने के बाद अपनी थोड़ी उठाई और बोला, तो ऐसा है, तुम्हारे पास एक ही वक्त में 3 एपिसिलॉन क्लास बींग्स हैं। आज के वर्ल्ड में ये एक फर्स्ट क्लास फोर्स के लेवल के करीब है, सिर्फ कुछ सुपर पावर से नीचे। वुलवान एम्पायर के ट्रूप्स की डिफीट अनजस्ट नहीं थी। उसने अपना सर उठाया और जैंगी को ध्यान से देखा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैटल में कंप्लीट विक्ट्री का सबसे क्रूशियल फैक्टर तुम्हारी प्रिपरेशन थी। तुम्हारी कॉशन ट्रूली एडमायरेबल है। न्यूटन गलत नहीं था। अगर जैंगी ने डेंजर को अर्ली सेंस नहीं किया होता और हमेशा प्रिपेयर्ड ना रहता तो चाहे हेवनली सीसिटी के पास 3 एपिसिलॉन्स हो, उनकी बेसिक कॉम्बैट पावर लिमिटेड होती। अगर हम रैशली वुलवान एम्पायर के ट्रूप्स को अटैक करने देते तो चाहे जीत जाते, वो विक्ट्री ट्रैजिक होती। न्यूटन के गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के पीछे एक ग्लीम चमका। उसने अपने आर्म्स क्रॉस किए और धीरे से बोला, मतलब ये हुआ कि पिछली बार हाक्शाओ ने भले ही हेवी लॉसेस झेले, लेकिन सरप्राइज अटैक के बाद भी अपना पेस मेंटेन कर पाया। इसका मतलब वुलवान एम्पायर की स्ट्रेंथ उतनी टेरिफाइंग नहीं है जितना सोचा गया था। यह इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है, स्पेशली वो सिल्वर आर्मर्ड एलियंस जो उनके अंडर कमांड है। उनका स्ट्रेंथ सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल तक ही लिमिटेड है। जैंगी ने न्यूटन की तरफ कामली देखा। वो पॉइंट नहीं है। जो हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो सिल्वर आर्मर से भी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। न्यूटन के आईब्रोज उठ गए और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तुम उस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो जो ब्लैक आर्मर पहने फॉग वैली के स्काई में खड़ा था। 2 साल पहले ओशन फ्लीट के एक मिसिंग वॉरशिप का वीडियो मिला था। उस वक्त अंडरग्राउंड का गेट कीपर ने अनमैच्ड स्ट्रेंथ दिखाई थी और डायरेक्टली दुनिया के टॉप एलियंस को स्वीप कर दिया था। चाहे अब जैंगी, कार्टिलस और शुनवू की स्ट्रेंथ ग्रो हो चुकी हो, लेकिन उस बैटल को याद करके उन्हें फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, बल्कि और ज्यादा फील होता है कि गेट कीपर कितना पावरफुल था। वो एक एडल्ट का टीजिंग था बच्चों के प्रति, जैसे ह्यूमंस जंगल में कोई अजीब सा छोटा एनिमल देखे और उसके साथ खेलने का मन करे। उस वक्त गेट कीपर ने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, वरना उस दिन कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। शायद सिचुएशन उतनी बुरी नहीं जितना हमने सोचा था। न्यूटन ने जैंगी की तरफ देखा और अचानक ये बोला। जैंगी ने आईब्रोज उठाए। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? वो न्यूटन के अगले वर्ड्स का इंतजार कर रहा था। कोलंबिया एक टॉप ग्लोबल पावर है और पिछले 200 सालों से दुनिया के इलाइट में रहा है, तो उनके पास जरूर ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो बाकी कंट्रीज के पास नहीं है। न्यूटन ने अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पुश किया और कोल्ड वॉइस में धीरे से बोला, 1 सेंचुरी पहले जब तुम्हारा कंट्री अभी इन्फेंसी में था, हम कोलंबिया में एबनॉर्मल चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। 50s से लेकर अब तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की इन्वेस्टिगेशन कभी भी इंटरप्ट नहीं हुई। ऑफ कोर्स हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि इस दुनिया में ह्यूमंस के अलावा भी हाईली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। पहले लोग हर अननोन एडवांस सिविलाइजेशन को एलियन के लेबल में डाल देते थे, लेकिन ऐसी थिंकिंग का कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। अगर सच में जिनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो कि वो 10s या थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स क्रॉस करके इस प्लैनेट तक आ सके, तो उनकी पावर ब्लू प्लैनेट को इजीली कॉलोनी बना सकती है, तो वो छुपते क्यों है? न्यूटन के टोन में सरकाज़म था। 2 कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशन का कोलाइजन जहां टेक्नोलॉजी में एब्सोल्यूट क्रशिंग विक्ट्री हो सिर्फ कॉन्क्वेस्ट लाता है, तो उन्हें छुपने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैंगी ने अपने आर्म्स क्रॉस किए और कामली बोला, तो तुम कह रहे हो कि तुम लोग ऑलरेडी जानते थे कि ये एबनॉर्मल सिविलाइजेशन फिनोमेना अंडरग्राउंड वर्ल्ड से ही आए हैं? पूरी तरह तो नहीं, न्यूटन बोला,
लेकिन ज़्यादा केसेस में हम हमेशा एबिस में कुछ इनक्रेडिबल एग्जिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। 70s में हमने लिबनस रेड अर्थ बेसिन में अंडरग्राउंड ऑर्गेनिजम्स के एक्टिविटी ट्रैक्स डिस्कवर किए। अनसील्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से कोलंबियन गवर्नमेंट ने सिर्फ स्पेशल फोर्सेस ही नहीं बल्कि जियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टर्स का एक बड़ा टीम भी भेजा था इन्वेस्टिगेशन के लिए। गेस करो रिजल्ट क्या था? उसने जैंगी की तरफ इंटरेस्ट से देखा। उसकी आंखों में एक प्लेफुल ग्लिंट था। सब मारे गए, जैंगी ने लाइटली कहा। न्यूटन ने सर हिलाया। उन्होंने रेड सॉइल बेसिन से एक मैसिव एविस पिट में एंट्री ली। लगभग 2000 मीटर नीचे डिसेंड करने के बाद उनका एनकाउंटर हुआ दो अजीब ह्यूमनॉइड क्रिएचर से। दो? हाँ, दो। एक सिर्फ 1 मीटर का था। उसके इमेज के लिए एक मूवी है E.T. तुमने देखी है? मैंने नहीं देखी, लेकिन शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन जरूर देखा होगा। स्टैंडर्ड एलियन जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल वही लुक। बाद में जितने भी एलियन डिजाइन्स आए उनमें से ज्यादातर इसी वर्जन से इंस्पायर्ड थे। छोटा अंडरग्राउंड क्रिएचर उसी जैसा दिखता था, लेकिन जो बड़ा था वो 3 मीटर से ज्यादा टॉल था और छोटे वाले जैसा ही दिखता था, बस पूरा वाइट। न्यूटन ने अपने फिंगर से अपने चेस्ट पे एक सर्कल ड्रॉ किया। उस वक्त जो स्पेशल फोर्सेस मेंबर उनके साथ थे वो सीन देख के इतने डर गए कि उन्होंने छोटे क्रिएचर पे शूट कर दिया। फिर बड़े अंडरग्राउंड क्रिएचर ने अपने चेस्ट पे ये मूवमेंट किया। उसके बाद जो टीम्स एबिस में घुसी थी उसमें से वो भी डिसेबल्ड हो गया और उसे खींच के वापस लाया गया। बाकी सब मर गए। जैंगी ने न्यूटन की कहानी शांतिपूर्ण तरीके से सुनी, फिर एक लंबी सांस ली। ये दुनिया सच में बहुत ही मैजिकल है। जो पार्ट्स ह्यूमन टच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बहुत ही कम और दूर दूर के हैं। फिर जैंगी ने अपनी आंखों को थोड़ा नैरो किया और पूछा, तो फिर आगे क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हारे कोलंबियन स्टाइल के हिसाब से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू ना किया हो। न्यूटन मुस्कुराया, जो इस वक्त रेयर था, लेकिन वो मुस्कान अब भी थोड़ी कोल्ड लग रही थी। ऑफ कोर्स उसने उसके बाद कुछ और नहीं कहा। वो कोलंबिया का इंटरनल सीक्रेट था। रीइंफोर्समेंट्स अलग अलग कंट्रीज से एक के बाद एक आने लगे। सबसे बड़ा सपोर्ट सोर्स नेचुरली कोलंबिया था, उसके बाद फ्रेमोन्स। कुछ और कंट्रीज ने भी सपोर्ट दिया, लेकिन उन्होंने एपिसलोन क्लास इनह्यूमन्स डिप्लॉय नहीं किए जो बैटलफील्ड पे डोमिनेंट फोर्स बन सकते थे। क्लियरली हर कंट्री के पास हाक्शा और कोलंबिया जैसी स्ट्रेंथ और करेज नहीं थी। भारत के बारे में तो पहले से ही एक्सपेक्ट किया गया था कि वो एक्शन नहीं लेगा, सो किसी को सरप्राइज नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कॉम्बैट मीटिंग दोबारा खुली और इस बार फ्रेमोन्स और कोलंबिया के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। शेंजिंग रीजन में मेंग युआनजुन ने पिछले कुछ दिनों में शेंजिंग पे हुआ अटैक ब्रीफली रिकाउंट किया। वॉर फिर से आने वाला है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। चाहे हाक्शाओ कंट्री में एक पुरानी कहावत हो कि चोर को पकड़ने के लिए 1000 दिन लगते हैं, लेकिन उसके गार्ड में 1000 दिन नहीं लगते। लेकिन अभी के मोमेंट में हमेशा डिफेंस के लिए रेडी रहना होगा। ये कहकर उसने न्यूटन, कार्टिलस, एलेक्सी और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स की तरफ देखा। शायद आपको हाक्शाओ कंट्री में काफी लंबे समय रहना पड़ेगा। न्यूटन ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और कामली बोला, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और हम ये भी मानते हैं कि ये बैटल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। चाहे स्टार आइलैंड के नीचे वाली मिस्टीरियस सिविलाइजेशन सामने ना आए, लेकिन ये सिर्फ वक्त की बात है कि किसी और कॉर्नर में लार्ज स्केल कन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हो जाए। मेंग युआनजुन और बाकी लोगों ने इस पे कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन जैंगी ने न्यूटन की बात से स्ट्रांगली एग्री किया। मिस्ट वैली ऑफ स्टार आइलैंड से लेकर नैश किंगडम, फिर क्विनलिंग माउंटेन्स और तियान युआन और नियॉन किंगडम के मिस्टीरियस 3 पिलर्स तक धीरे धीरे एक बात प्रूव होने लगी। जैसे ही कैटास्ट्रोफी का वक्त आया, वो एंशिएंट मिस्टीरियस सिविलाइजेशन जो हमेशा से शैडोज में छुपी हुई थी, अब ग्रेजुअली सरफेस पे आने लगी है। चाहे ह्यूमंस खुद उनसे कांटेक्ट ना करें, वो खुद इस लैंड पे कदम रखेंगे। रेशियल वॉर अब इनएविटेबल हो चुका है। इस वक्त मेंग युआनजुन को हाक्शाओ के 6 मेजर रीजन्स की अनएमियस रिकॉग्निशन मिल चुकी थी और वो इस वॉर का कमांडर इन चीफ बन गया था। उसने न्यूटन और बाकी फॉरेन कमांडर्स के सामने अपने आइडियाज रखे। वॉर के टाइम मिलिट्री लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होता है। चाहे फ्रेंडली फोर्सेस ही बैटलफील्ड पे, उन्हें डिप्लॉयमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
मुझे उम्मीद है आप सब इस बात को याद रखेंगे। ऑफ कोर्स हम आपके टैक्टिकल अरेंजमेंट्स के साथ फुल कोऑपरेशन करेंगे। न्यूटन ने तुरंत एग्री किया। वो हमेशा से एक प्रिंसिपल फॉलोइंग इंसान रहा है, बिल्कुल रिजिड, लेकिन ये रिजिडिटी स्टूपिड नहीं है, इंटेलिजेंस से आती है। स्मार्ट लोगों के नज़र में अगर सब लोग रूल्स फॉलो करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और कोई बैरियर ना हो तो सक्सेस का रास्ता सबसे एफिशिएंट होता है। एलेक्सी ने भी सर हिलाया। नॉर्दर्न कंट्री का ये ऑनेस्ट वॉरियर डीप वॉइस में बोला, हम हाक्शाओ नेशन के प्लान के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। मैन युआनजुन ने सर हिलाया। तो ठीक है, अब बात करते हैं अगले वॉर के बारे में। ये कहकर उसने कॉन्फ्रेंस रूम के सेंटर में हाक्शाओ किंगडम का एक 3 डायमेंशनल मैप अनफोल्ड किया। पिछला वॉर लगभग पूरे हाक्शाओ किंगडम और कोलंबिया के नेवल बेस तक स्प्रेड हो गया था, लेकिन जितना मुझे पता है कोलंबिया का ओशन फ्लीट अब मूव कर चुका है, तो वो जगह दोबारा मेन बैटलफील्ड नहीं बनेगी। तो उसने मैप की तरफ पॉइंट किया। अगले बैटल में हाक्शाओ कंट्री का कोई भी रीजन एनिमी का टारगेट बन सकता है। हमारा सोल्यूशन ये है कि शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट के एक स्पेस एलियन की एबिलिटी का यूज़ करके हम ट्रूप्स को रियल टाइम में हाक्शाओ के अलग अलग रीजन्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे। इससे हम एनिमी के कंसंट्रेटेड सुपीरियर फोर्स को एक लार्ज एरिया डिस्ट्रॉय करने से रोक सकते हैं। उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार वुलुआन एम्पायर ने जो ट्रूप्स भेजे थे वो पूरे हाक्शाओ किंगडम के अगेंस्ट compete कर सकते थे। शेंजिंग रीजन पे बाद में हुआ अटैक देखकर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वुलुआन एम्पायर की एक्चुअल स्ट्रेंथ पिछली बार दिखाई गई स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। जैंगी साइलेंटली मैप को घूर रहा था। उसके पास यांग शिनशिन थी। ऐसे स्ट्रेटेजिक ओकेजन्स में जैंगी ज़्यादा ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि वो खुद को स्ट्रेटेजिक जीनियस नहीं मानता। ज़्यादातर टाइम वो साइलेंट रहता है और सिर्फ तब बोलता है जब कोई स्पेशल प्रॉब्लम उसके दिमाग में आए। इंसान को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस याद रखने चाहिए और प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल काम करने देना चाहिए। न्यूटन ने अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस एडजस्ट किए और धीरे से पूछा, तो अगर एनिमी पिछले बार की तरह अपने फोर्सेस डिवाइड करके अटैक करे तो क्या? जो इंटेलिजेंस हमने कलेक्ट की है उसके हिसाब से वुलुआन एम्पायर पिछली वॉर में बहुत वेल प्रिपेयर्ड था। उन्होंने टारगेटेड अटैक्स किए अलग अलग रीजन्स पे। अब जब हम ह्यूमंस इनिशिएटिव ले रहे हैं तो क्या हमें उनके अगेंस्ट कोई टैक्टिकल अरेंजमेंट बनाया है? ये क्वेश्चन न्यूटन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। वॉर के फाइनल स्टेज में डिसिसिव फैक्टर होता है लोग, और वो भी हाई लेवल म्यूटेंट्स होने चाहिए। मैन युआनजुंग ने सर हिलाया। बहुत अच्छा सवाल है। पिछले कुछ दिनों में हमने लास्ट वॉर का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया है और टारगेटेड टैक्टिकल अरेंजमेंट्स रेडी किए हैं। 3 डायमेंशनल मैप दोबारा चेंज हुआ और उसमें 5 सिल्वर आर्मर्ड फिगर्स अपीयर हुए। जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स ये एलियंस पहने हुए हैं वो सरफेस पे सिमिलर लगते हैं, लेकिन क्लियरली टेलर मेड है। थोड़ा क्लोजली देखो तो डिफरेंसेस इजीली नोटिस हो जाते हैं। जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म, मैन युआनजुन ने डीप वॉइस में कहा, जब हमने मिस्ट वैली के एलियंस पे हर डायरेक्शन से अटैक किया था तब सबसे बड़ा थ्रेट ये सिल्वर आर्मर्ड एलियंस ही थे। हमने इनके एबिलिटीज के बेसिस पे इन्हें कोड नेम्स दिए हैं। उसने पिक्चर की तरफ पॉइंट किया और एलियंस के हेड के ऊपर टेक्स्ट सिंबल्स फ्लोट करने लगे। ये हैं सी बीस्ट, स्मोक, जायंट ब्लेड, ब्लड टाइड और थंडर। थंडर को रिप्रेजेंट करने वाले सिल्वर आर्मर्ड एलियन की लाइट तुरंत डिम हो गई। ऑफ कोर्स थंडर को केओस ने रिवर्स डोमेन में ऑलरेडी मार दिया था। मैन युआनजुन ने ये लाइन डेलिबरेटली एम्फसाइज की और नेचुरली सबकी नज़र जैंगी पे चली गई। जैंगी ने अपने आर्म्स चेस्ट पे फोल्ड किए रखे, एक काम एक्सप्रेशन के साथ, जैसे उसने बस कोई छोटी सी चीज़ कर दी हो। शिंडावुगु के बैटल में पूरा हाक्शाओ किंगडम ने हैवी लॉसेस झेली। सिर्फ रिवर्स आउट डोमेन नहीं, एग्जैक्टली बोले तो सिर्फ हेवनली सी सिटी ने एक गॉर्जियस विक्ट्री हासिल की। इसीलिए जब फॉरेन एनवॉइज के सामने बात हो रही हो तो मैन युआनजुन नेचुरली ये बात एम्फसाइज करना नहीं भूलता। ऐसे वक्त पे एक ग्रेट कंट्री अपनी डिग्निटी लूज नहीं कर सकती। न्यूटन ने जैंगी की तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाया। हम लॉर्ड केओस की स्ट्रेंथ को फुल्ली रिकॉग्नाइज करते हैं। कार्टिलस ने दांत बीचते हुए विस्पर किया, अगर मुझे पता होता कि ये लड़का इतने लेवल तक ग्रो करेगा तो मैं उसे तभी मार देता। कनेरो ने उसकी तरफ ग्लांस किया और बोला, वो सब पास्ट की बात है, आगे से ऐसी बातें कम ही करना बेटर होगा। वैसे भी उस बंदे की स्ट्रेंथ हैंडल करना तुम्हारे बस का नहीं है। कनेरो ने कार्टिलस को काफी फेस दे दिया था।
कोई और होता तो शायद सीधा बोल देता, तुमने इतने टाइम तक उसका सीड ट्रेसिंग किया फिर भी नहीं मारा, अब हाइंडसाइट की बात मत करो। फ्रेमोन्स का टॉप म्यूटेंट एलेक्सी यानी थंडर गॉड पेरून ने जैंगी की तरफ सर हिलाया और सल्यूट किया। कभी भी जिनके पास रियल स्ट्रेंथ होती है उन्हें रिकॉग्निशन मिलता ही है। जैंगी ने भी स्लाइट नॉड किया। न्यूटन और एलेक्सी को कामली रिस्पॉन्ड दिया। न्यूटन ने फिर मैन युआनजुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में यूजुअल इंडिफरेंस वापस आ गया। मुझे याद है कि उनके कॉम्बैट सूट्स में सिल्वर आर्मर्ड इनह्यूमंस के अलावा कुछ एपिसलॉन क्लास इनह्यूमंस थे जो ब्लैक और वाइट आर्मर पहने हुए थे। इनका स्ट्रेंथ यूजुअली वाइट चैरियट लेवल का होता है। करंट सिचुएशन के हिसाब से हम इनकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। ली चेंगोंग, हान शांजो और शुनवू के एक्सप्रेशंस थोड़े सब्टल हो गए। चाहे वो एक लार्ज रीजन के फाउंडेशन हो, ब्लैक चैरियट लेवल से अभी भी एक गैप है। स्टार्टिंग में उन्होंने जियोग्राफिकल एडवांटेज का यूज करके वुगू ट्रूप्स को थोड़ी देर होल्ड किया था, लेकिन अगर हेड ऑन बैटल हो तो उन ब्लैक एंड व्हाइट लीडर्स को डिफीट करना उनके लिए मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स मैन युआनजुन ने फिर से हाथ वेव किया और सिल्वर आर्मर्ड स्ट्रेंजर के सामने एक छोटी 3 डायमेंशनल फिगर अपीयर हुई। ये नेचुरली ब्लैक एंड व्हाइट लीडर्स थे। हम इन एलियंस को जो ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर पहने हैं ये कोड नेम्स देते हैं, एनहांसमेंट टाइप, स्टॉर्म, आइस और टेलीकिनेसिस। मैन युआनजुन ने अपने आर्म्स ओपन किए। दूसरी साइड एक रैशनली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, तो सिल्वर आर्मर और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन फिक्स्ड लगता है। फिलहाल इनके कॉम्बिनेशंस ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं। सी बीस्ट प्लस स्ट्रेंथनिंग सेकेंडरी वेपन, स्मोक प्लस स्टॉर्म, जायंट ब्लेड प्लस फ्रोस्ट, ब्लड टाइड वर्सेस टेलीकिनेसिस। इसके अलावा हमने ये कंफर्म नहीं किया कि अगले बैटल में एनिमी और ज्यादा एपिसलॉन क्लास म्यूटेंट्स डिप्लॉय करेगा या नहीं। तो उस वक्त हमें एक मोबाइल फोर्स रेडी रखनी होगी जो किसी भी बैटलफील्ड पे तुरंत सपोर्ट दे सके और स्पेशल सिचुएशंस हैंडल कर सके। जैंगी ने सोचकर कहा, इस केस में हम पे जो प्रेशर आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। उसने एक उंगली उठाई, क्योंकि हमारे ट्रूप्स का मेजर पोर्शन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलियंस हैं उन्हें गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड से लड़ने के लिए रेडी रहना होगा। ये वर्ड्स बोलते ही पूरे रूम का हवा जैसे जम गया। गेटकीपर ऑफ हेट्स, ये एक ऐसा नाम था जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। अगर पॉसिबल होता तो सब उसे भूलना चाहते ताकि वो कभी सामने ना आए, लेकिन रियलिटी क्रूअल होती है और जब बात पूरे कंट्री के सर्वाइवल की हो तो एनिमी के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट फोर्स को इग्नोर करना ऑप्शन नहीं होता। मैन युआनजुन की आंखों में सोलोमन इंटेंसिटी थी, लेकिन प्यूपल्स में एक फियर्स लाइट चमक रही थी। उसने डीप वॉइस में कहा, हमने इसके लिए भी अरेंजमेंट्स किए हैं। जैंगी ने हाथ स्प्रेड किए। प्लीज कंटिन्यू मेंगशुआई। मैन युआनजुन बोला, सबसे पहले हमें अपने मेन फोर्सेस को गेट कीपर के बैटलफील्ड पे कंसंट्रेट करना होगा। उस वक्त 36 सेलेस्टियल बीइंग्स तुम्हारे साथ बैटल में कोऑपरेट करेंगे और जो लोग गेट कीपर से लड़ने के लिए असाइंड है उनका लिस्ट है। मैन युआनजुन ने अपना सर उठाया। सब लोग उसकी तरफ सोलोमन गेज से देख रहे थे। नर्वस भी थे लेकिन एक्सपेक्टेंट भी। कोई भी ऐसे इनएक्सपेक्टेबल पावर के अगेंस्ट खुद को वीक नहीं दिखाना चाहता था। मैन युआनजुन की नजर एक एक करके सब पे गई। जो लोग लड़ने जा रहे हैं, केओस, शितिगर्बा, होतु, थंडर गॉड पेरून और गोचन। जैंगी बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ जब उसका नाम सबसे पहले आया। वो शेंग दावन और होतु अभाक्षा किंगडम के टॉप फाइटिंग फोर्सेस में काउंट होते हैं। इस वक्त जैंगी को नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के एग्जिस्टेंस का ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए उसने सबकॉन्शियसली ब्लैक एम्परर जुआनशु चेन जुआनबा को इग्नोर कर दिया। सब कुछ शिनडाओ के बैटल से शुरू हुआ था। जैंगी जानता था कि वो इस बैटल से एस्केप नहीं कर सकता, उसे कंक्लूजन तक पहुंचना ही होगा। चाहे वो चाहता भी, एस्केप करना पॉसिबल नहीं था। शिनडाओ से उसका इन्वॉल्वमेंट इतना गहरा हो चुका था और उसने वहां इतने एलियंस को मारा था कि बाउंस बैक तो आना ही था। जैंगी थोड़ा लीन हुआ, सोफा पे बैक किया। उसके दिमाग में पहला थॉट था, अगले बैटल में अपनी जान कैसे बचाए। जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हारना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर हारे तो मौत पक्की है। तभी एक डिससेटिस्फाइड वॉइस आई, मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। सब लोग उस डायरेक्शन में मुड़ के देखने लगे जहां से आवाज आई। एक स्टर्न लुकिंग मिलिट्री मैन वाइड हैट ब्रिम से आधा चेहरा छुपा धीरे से बोल रहा था,
ये था ब्लैक एम्परर चेन जुआनबा, जो इस बैटल के बाद सबको नोन हो गया था। जैंगी को वेगली याद था कि ये बंदा ही ब्लैक चैरियट लेवल पे था। उसने अपना सर उठाया और मैन युआनजुन की तरफ देखा। अगर प्रिडिक्शन के हिसाब से अपोनेंट का स्ट्रेंथ कम से कम बिशप बाई के लेवल का है या उससे भी ज्यादा, तो सिर्फ 5 लोगों को भेजना थोड़ा रैश नहीं है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी का चेहरा ग्लूमी हो गया। वो आदमी नेचुरली नॉर्थ वेस्ट रीजन का ली चेंगोंग था। जब उसने सुना कि मैन युआनजुन ने उसे गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट एक्शन लेने को कहा है, तो उसके स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया गया होने के बावजूद उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी तक ब्लैक चैरियट लेवल तक नहीं पहुंची है और उसे लड़ना है एक ऐसे एलियन से जो शायद 20,000 या 30,000 पॉइंट से ज्यादा पावरफुल है। प्लीज, अगर थोड़ा भी केयरलेस हुआ तो अपोनेंट उसे तुरंत मार देगा। तो जब उसने चेन जुआनबा को बोलते सुना तो ली चेंगोंग ने सीक्रेटली ये भी होप किया कि शायद वो उसकी जगह ले ले, लेकिन मैन युआनजुन ने बस कामली कहा, ब्लैक एम्परर, ये सब अरेंजमेंट्स हमने अगले वॉर को जीतने के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से किए हैं। टेंशन मत लो, हर किसी के पास अपना स्पेसिफिक टास्क है जो कंप्लीट करना है। जो 5 लोग लिस्ट में हैं उनके एबिलिटीज नंबर में अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली कोऑपरेट कर सकते हैं और हंटिंग के पर्पस के लिए ज्यादा इफेक्टिव परफॉर्म कर सकते हैं। जैंगी और बाकी लोगों ने सबकॉन्शियसली ली चेंगोंग की तरफ देखा। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। सच तो ये है, इतना हाई एंड गेम में ली चेंगोंग को खेलने भेजना थोड़ा क्रूएल लगता है, लेकिन क्या करे, उसकी एबिलिटी ही इतनी बगी है। जो एबिलिटी सभी डिफेंसेस को इग्नोर करके डायरेक्टली मेन बॉडी को किल कर सकती है, वो ही क्रॉस लेवल किल का सबसे लाइकली मेथड होता है। अगर पॉसिबल होता तो जैंगी तो उसे एक ह्यूमन वेपन बना के अपने हाथ में रखना चाहता और बॉस की तरह लोगों को चॉप करता। उसके बाद मैन युआनजुन ने बाकी बैटल प्लान्स अनाउंस किए। अपोनेंट की एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कोस्ट पे अटैक करने वाले लोग होंगे C20 प्लस एनहांसमेंट सिस्टम का कॉम्बिनेशन। तो हमने कोस्ट पे इन लोगों को असाइन किया है, ओशन लॉर्ड प्लस शुनवू। कार्टिलस और शुनवू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओशन फील्ड की ये 2 पुराने राइवल्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्हें कोऑपरेट करने को कहा जाए तो वो काफी अच्छी तरह कोऑपरेशन दिखा सकते हैं। कार्टिलस और शुनवू, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओशन में इनका पावर और ज्यादा एम्पलीफाई होता है। जैसे अभी शुनवू का एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 18,000 पॉइंट है, लेकिन दोंगहाई सिटी के बैटल में उसने एक ब्लैक चैरियट लेवल सिल्वर आर्मर को काफी देर तक होल्ड करके रखा। समझ गया, ये मुझ पे छोड़ दो। शुनवू का एक्सप्रेशन सीरियस था और कॉर्टिलस ब्राइट स्माइल के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में क्लियरली फायर सर्च कर रहा था। वो हमेशा से एक चांस ढूंढ रहा था नेवल बेस के डिस्ट्रक्शन के बाद जिस एनिमी ने उसका फेस लॉस करवाया था उससे बदला लेने का। मैन युआनजुन ने कंटिन्यू किया, बाकी लैंडिंग ट्रूप्स के लिए हम तियानजे स्टार की स्पेस कैपेबिलिटीज का यूज करेंगे टारगेटेड काउंटर मेजर्स ऑपरेशन करने के लिए। स्मोक प्लस स्टॉर्म, इनसे डील करेंगे मास्टर ऑफ द सिमेट्री और शितिगर्बा के 2 भाई। जैंगी ने ये सुन के साउथ वेस्ट रीजन की डायरेक्शन में ग्लांस किया। मीटिंग में प्रेजेंट सिर्फ लुओ जुओ था, लेकिन मैन युआनजुन के कहने के हिसाब से जुएगो भी एक्शन लेगा। सिर्फ जब ये दोनों भाई मर्ज होते हैं तभी वो ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं लॉर्ड ऑफ द सिमेट्री, जिसका स्ट्रेंथ ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंचता है। लेकिन शांगजा टेम्पल की पावर ऑफ फेथ डिस्ट्रॉय होने के बाद अब ये अनसर्टेन है कि वो दोनों कितने पावर एक्सर्ट कर पाएंगे। लेकिन जैंगी जानता था उस लैंड में जहां तांत्रिक कल्चर हजारों सालों से परसिस्ट करते आया है और जहां दुनिया के एंड के बाद भी तांत्रिक बुद्धिज्म के बिलीवर्स काफी ज्यादा हैं, वहां से कुछ ना कुछ डिवाइन रेजिस्टेंस जरूर उठेगा। मैन युआनजुन ने अगर ऐसा अरेंजमेंट किया है तो उसके पीछे जरूर सॉलिड रीजंस होंगे। जैंगी की गेज फील करके लुओजुओ ने मुस्कुराते हुए सिर्फ उसकी तरफ नॉड किया। मैन युआनजुन ने कंटिन्यू किया, और जाइंट ब्लेड प्लस फ्रॉस्ट का कॉम्बिनेशन। उसके सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही हान शांजो की आंखों में मर्डरस रेज आ चुकी थी। पहले इस डुओ ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसके कई भाइयों को मार दिया था और उसे खुद भी मरने के करीब पहुंचा दिया था। तो ब्लैक एम्परर जुआनशु और लू या दाओजन को असाइन करते हैं। तुम लोग पुराने राइवल्स हो और पहले भी एक दूसरे से लड़ चुके हो, सबसे एप्रोप्रिएट पेयरिंग यही है। ठीक है, मैं तो इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था।
हान शांजो ने दांत बीचे। उसका लुक ऐसा था जैसे अभी बैटलफील्ड पे कूदने को रेडी हो। चेन जुआनबा ने अपनी हैट के ब्रिम को प्रेस किया और इस अरेंजमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। फ्रॉस्ट ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की एबिलिटी आइस है और लू या की फायर उसका नेचुरल काउंटर है। और जाइंट ब्लेड सिल्वर आर्मर, वो क्लोज कॉम्बैट स्ट्रेंथनिंग का एक्सपर्ट है। लेकिन जब बात क्लोज कॉम्बैट की हो तो चेन जुआनबा का मिलिट्री किलिंग फिस्ट किसी से कम नहीं। अगला पेयरिंग है ब्लड टाइड प्लस साइकिक। इसे हैंडल करेंगे न्यूटन और पेनिट्रेटर। जैंगी ने न्यूटन की तरफ ग्लांस किया। उसके एबिलिटीज अभी तक अननोन थे, लेकिन क्लियरली शेंजिंग के पास उसके बारे में डिटेल्ड इंटेल था। ब्लड टाइड जैसे सिल्वर आर्मर के अगेंस्ट न्यूटन को असाइन करने के पीछे जरूर कोई टैक्टिकल लॉजिक होगा। मैन युआनजुन ने कंटिन्यू किया, और जो एपिसलोन क्लास एलियन अभी तक वॉर मिशंस के लिए असाइन नहीं हुए हैं, वो एक मोबाइल फोर्स बनाएंगे जो किसी भी वॉर जोन में सपोर्ट देने के लिए रेडी रहेंगे और इमरजेंसी रिस्पांस भी हैंडल करेंगे। ये ग्रुप है 9 हेवेंस मिस्टीरियस लेडी चियू, द लॉर्ड ऑफ आर्म्स और द फियर्स बीस्ट चियोंगची। ये 3 लोग हैं, लियांग यू, शियाओलिए और फ्लावर। तीनों जैंगी के कैंप से हैं और तीनों एपिसलोन लेवल तक पहुंच चुके हैं। इस बात ने कई रीजनल कमांडर्स को अंदर ही अंदर शाय करने पे मजबूर कर दिया। उनके लिए एक एपिसलोन लेवल म्यूटेंट ट्रेन करना भी मुश्किल होता है, और जैंगी के पास ऑलरेडी 3 है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। सच है, जब दूसरों से कंपेयर करो तो थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। जैंगी ने आईब्रोज रेस किए और इस अरेंजमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। इस बार उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और जब वॉर के बाद विक्ट्री का फ्रूट डिवाइड होगा तो नेचुरली उसका शेयर सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक एपिसलोन अभी तक मेंशन नहीं हुआ, डैंग शेंगटोंग। उसका सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स सिर्फ 11,000 पॉइंट्स है। ये सोचकर जैंगी ने अपनी नाक छुई और डिसाइड किया कि अभी उसे एक्सपोज ना करे। वक्त आने पे डैंग शेंगटोंग को ब्लिजर्ड सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम का लीड बनाया जाएगा, ताकि हेवनली सी सिटी की सेफ्टी सिक्योर हो। क्योंकि सिर्फ सिल्वर आर्मर और ब्लैक वाइट कमांडर्स ही नहीं, वो ग्रीन आर्मर वॉरियर्स भी बैटलफील्ड पे होंगे, जो कैप्टन लेवल के हैं, और उनसे डील करना भी इजी नहीं होगा। जैंगी के दिमाग में बिना किसी रीजन के पेस्टिसाइड्स का थॉट आया, वही टाइप का जो ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता लेकिन इंसेक्ट्स को मारने में बहुत इफेक्टिव होता है। उसका मन हुआ कि वो थोड़ा हंसी ले, क्योंकि इस वक्त डैंग की मैजिकल पावर भी कुछ उसी तरह की काम कर रही थी, एक सब्टल इंसेक्टिसाइड जैसा। मैन युआनजुन के अरेंजमेंट्स पे अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। ये अरेंजमेंट बिल्कुल रीजनेबल था, स्ट्रिक्टली सबके एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बनाया गया एनिमी के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स ये सिर्फ पर्सनल अरेंजमेंट है। जब वॉर एक्चुअल में स्टार्ट होगा तब हाक्शाओ कंट्री का गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव तुरंत लॉन्च बे ओपन रहेगा और कभी भी लॉन्च के लिए रेडी होगा। उसका एक्सप्रेशन अब एक्सट्रीमली सोलोमन हो गया। अगर जरूरत पड़ी, अगर हम एक इरिवर्सिबल सिचुएशन में पहुंच गए, तो हम डेथ ऑफ लव लॉन्च करने का डिसीजन लेंगे। इस मोमेंट पे न्यूटन ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और पॉइंटेडली मैन युआनजुन की तरफ देखा। मैं इसे फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, लेकिन डेथ ऑफ लव कब यूज करना है, ये डिसीजन फ्रंट लाइन फाइटर्स को लेना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि रियर हमें अबैंडन कर दे जब हम अभी भी फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हो। मैन युआनजुन ने डीप वॉइस में जवाब दिया, मिस्टर न्यूटन प्लीज चिंता मत करिए। ये बैटलफील्ड पूरे हाक्शाओ किंगडम के हाई लेवल कॉम्बैट पावर को गैदर करता है। हम इतना बड़ा सैक्रिफाइस सिर्फ आपको टारगेट करने के लिए नहीं करेंगे। न्यूटन ने अपने आर्म्स फोल्ड किए और कुछ नहीं बोला। जैंगी का दिल हिल गया। सब एक साथ मर जाएंगे। ये सच में एक अनसॉल्वेबल अप्रोच था, लेकिन क्या कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है? उसने कुछ नहीं बोला। सबके दिमाग में अपने अपने छोटे कैलकुलेशंस चल रहे थे। ओके, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो ये कॉम्बैट मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। प्लीज अपने अपने कॉम्बैट्स को आइडेंटिफाई करो और अपना कॉम्बैट स्ट्रेटेजी रीजनेबली फॉर्मुलेट करो। वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मीटिंग के बाद जैंगी तुरंत मैन युआनजुन से कांटेक्ट करता है। केओस, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैन युआनजुन ने एक क्यूरियस स्माइल के साथ पूछा। वो जैंगी को बहुत वैल्यू करता है। अब जब वॉर बिल्कुल सर पे है तो उसे अपने टॉप फाइटर का ख्याल रखना ही होगा। जैंगी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी अभी कमांडर मेंग ने कहा कि अगर हम वुलुआन एम्पायर का अटैक रोकने में फेल हो गए
तो हम गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का यूज करके उनके साथ पेरिश करेंगे, है ना। मैन युआनजुन थोड़ा हेल्पलेस लगा। उसने एक लंबी सांस ली। और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ये नहीं करें तो जो हमें मिलेगा वो होगा हमारे कंट्री और रेस का टोटल डिस्ट्रक्शन। जैंगी ने सर हिलाया। समझ गया, मतलब ये कि अगर पूरे हाक्शाओ किंगडम के हाई लेवल एलियंस बैटल फील्ड पे मर भी गए तो कम से कम ऑर्डिनरी लोगों की फायर प्रिजर्व हो सकती है। तुम्हारा मतलब यही है। मैन युआनजुन को समझ आ गया कि जैंगी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं है, तो उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो दिन आया तो हमारे पास बेटर चॉइस नहीं होगी। उसने अपने सीने पे हाथ मारा और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हें लगता है हम तुम्हें सैक्रिफाइस करेंगे और खुद सर्वाइव करेंगे? नहीं केओस, अगर वो दिन आया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। जैंगी ने सर हिलाया। उसका कंसर्न कुछ और था। तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है। जब वक्त आएगा तो शायद ये एक सोल्यूशन होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसे क्या लेना देना? अगर टॉप मैनेजमेंट ने डेथ ऑफ लव लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया तो जैंगी तुरंत एस्केप करेगा। बस मेरी थोड़ी अलग ओपिनियन है। जैंगी ने अपनी नाक छुई और उसके चेहरे पे एक क्रूएल एक्सप्रेशन आया। रात का वक्त था और वो सोफा पे बैठा था। उसका आधा चेहरा लाइट के ब्लाइंड स्पॉट में छुपा हुआ था। उस मोमेंट में वो एक हेल से आए डेविल जैसा लग रहा था। मतलब मैन युआनजुन ने सबकॉन्शियस लेवल पे स्वॉलो किया। उसे फील हुआ कि जैंगी अब कुछ शॉकिंग बोलने वाला है। जैंगी ने आराम से कहा, अगर हाक्शाओ कंट्री डिस्ट्रॉय हो गया तो इस दुनिया के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं बचा और गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव 10,000 मीटर लैंड पेनिट्रेट करके वुलुआन एम्पायर के मेन लैंड तक नहीं पहुंच सकता। तो मेरा सजेशन है, अगर हमें लगने लगे कि कुछ गलत हो रहा है और वुलुआन एम्पायर का अटैक रेजिस्ट करना मुश्किल हो रहा है तो तुरंत गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के सारे लॉन्च बेस ओपन करो और उनका एम करो उन कंट्रीज की तरफ जिनके पास टॉप कॉम्बैट पावर है, लेकिन जो अभी तक साइड लाइन पे खड़े हैं। जैंगी ने फिंगर स्नैप किए और स्माइल के साथ बोला, जैसे कि भारत पर। उस वक्त उन्हें सीधा बोल दो, अगर हाक्शाओ कंट्री के साथ कुछ भी होता है तो तुम लोग भी हेल में खींच लिए जाओगे। तब उनके पास सिर्फ दो चॉइसेस रहेंगी, या तो टॉप ट्रूप्स भेजो सपोर्ट के लिए या फिर हाक्शाओ के लव डेथ गॉड का अटैक झेलो। जब बात लाइफ और डेथ की हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। सबको पानी में खींच लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। जैंगी की बात सुन के मैन युआनजुन की आंखें फट गई। वो काफी देर तक काम नहीं हो पाया। उसने जैंगी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो किसी लिविंग डेविल के सामने खड़ा हो। ये मूव सच में बहुत ही क्रूएल था। जैंगी ने स्माइल किया और बोला, उम्मीद करता हूँ तुम मेरी सजेशन याद रखोगे। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने हेड की तरफ पॉइंट किया। अगर वाकई वो मोमेंट आया तो मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात मानो, वरना। जैंगी ने आंखें थोड़ी नैरो की और एक हल्की सी शाय ली। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। मैं सबको छोड़ के खुद भाग जाऊंगा। अगर तुम्हें एडवाइस दी गई हो और तुम उसे इग्नोर करके अपनी सैक्रिफाइस से पीस एक्सचेंज करने की कोशिश करो तो वो स्टूपिडिटी होगी। जैंगी मैन युआनजुन को कमांड नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने आप को अलग रखने का डिसीजन ले सकता था। मैन युआनजुन ने गहरी फ्रॉन की। वो जैंगी के प्लान की फीजिबिलिटी पे सोच रहा था। थोड़ी देर में उसने अपने दिल में एक डिसीजन ले लिया। पूरे हाक्शाओ किंगडम के हाई लेवल एलियंस को सैक्रिफाइस करके वुलुआन एम्पायर की वाइटलिटी डिस्ट्रॉय करने से बेटर है सब पावरफुल कंट्रीज को पानी में खींच लो, क्योंकि अगर सब हाई लेवल म्यूटेंट्स बैटलफील्ड पे मर गए तो हाक्शाओ किंगडम की पावर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी और तब आसपास के फोर्सेस जरूर इस लैंड पे इन्वेड करेंगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब वक्त आएगा मैं यही करूँगा, मैन युआनजुन ने सोलोमन टोन में कहा। जैंगी ने सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाया। यही बेस्ट होगा। कॉल एंड होने के बाद मैन युआनजुन चेयर पे बैठ गया। उसकी फिंगर्स आर्म रेस्ट पे अनकॉन्शियसली टैप कर रही थी। वो स्ट्रगल कर रहा था, हेजिटेट कर रहा था और वॉर के ब्रेकआउट को लेके वरीड भी था। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो। जैंगी ने कॉल एंड किया और सीधा सोफे पे गिर गया। उसका शेल्टर वार्म और लग्जूरियस था। किचन से फूड की एनकैंटिंग स्मेल आ रही थी। यांगमी उसके लिए मिडनाइट स्नैक बना रही थी। फायर प्लेस के दूसरे साइड पे एक फैट चिंचिला पाम थिक ब्लैंकेट पे सो रहा था, जोर से स्नोर करते हुए। उसके साथ एक फ्रॉग था जिसके हाथ में हाफ फुल बॉटल ऑफ ग्रास थी।
सब कुछ इतना वार्म लग रहा था, लेकिन जितनी कोई चीज़ ब्यूटीफुल होती है उतनी ही आसानी से वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अब जैंगी के पास सिर्फ एक काम था, वेट करना। उसने आंखें बंद की और साइलेंटली दूसरों से न्यूज़ का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह जैंगी ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी जो कीर की एक्साइटेड वॉइस सुनाई दी, जैंगी मुझे समझ आ गया, लिजर्ड मैन के बॉडीज अल्ट्रावायलेट रेज टॉलरेट नहीं कर सकते। जैंगी ने यह सुनते ही अपना स्पून छोड़ा और सीधा अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की तरफ भागा। जब उसने लैब का डोर खोला तो उसने देखा जो कीर व्हाइट कोट में टेस्ट बेंच के सामने खड़ी थी, सीरियस लुक के साथ, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। जो कीर के पास डॉक्टर वाली एबिलिटी थी, वो बिना नींद के लंबे समय तक काम कर सकती थी। लिजर्ड मैन के बॉडी के सीक्रेट्स डिकोड करने के लिए उसने कई दिन से नींद नहीं ली थी। जैंगी से ये देखा नहीं जा रहा था। उसने चाहा कि वो थोड़ा रेस्ट करे, लेकिन जो कीर ने बस सर हिलाया और मना कर दिया। सबको पता था टाइम बहुत कम है, वुलवान एम्पायर का अगला अटैक कभी भी हो सकता है। सबको वक्त के अगेंस्ट रेस करनी थी। जो कीर ने अपना मास्क उतारा और जेंटली मुस्कुराई। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे ये पता चला कि लिजर्ड लोगों के सेल्स अल्ट्रावायलेट रेस के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स का उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब इंटेंसिटी एक सर्टेन लेवल तक पहुंचती है, लगभग मई के मिड डे सनलाइट के बराबर, तब उनके सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। जैंगी को साइंटिफिक डिटेल समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने जोकीर के एक्सपेरिमेंटल पिक्चर्स देखे, उसके दिल में एक बात क्लियर हो गई। अगली वॉर में उनके जीत के चांसेस भी अब पहले से ज़्यादा हैं। ये मैसेज तुरंत सबको भेजो और हमें बहुत पावरफुल अल्ट्रावायलेट वेपन्स चाहिए। जैंगी ने आंखें नैरो की और उसके लिप्स के कॉर्नर पे एक स्माइल आई। शायद हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा आइडिया है। वुलवान एम्पायर के पॉसिबल इन्वेजन के खिलाफ लड़ने के लिए सब लोग अपना सब कुछ लगा रहे हैं। ली चेंगोंग ने खुद को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में लॉक कर दिया है। हर एक दिन एक ही स्ट्राइक में किल करने वाली स्वॉर्ड स्किल प्रैक्टिस करता है। उसे पता है कि चाहे वो 5 मैन टीम में सबसे वीक हो, अगर उसका सामना गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड से हो गया तो उसे अपनी जान दांव पे लगा के वो एक स्लैश देना ही होगा। कोई भी रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस वक्त जब एक पावरफुल सिविलाइजेशन का थ्रेट सबके सर पे है, तो किसी भी मोमेंट में कोई भी मर सकता है। सुबह की रोशनी हल्की है। क्विंगपू बेस के फार्मलैंड में रोशनी वैसे ही चमक रही थी। इस वक्त फील्ड्स में कोई क्रॉप्स नहीं लगे हैं। फर्टिलाइज जमीन के बड़े बड़े पैचेस बस कल्टीवेशन और सोइंग का इंतजार कर रहे हैं। अचानक जमीन थोड़ी सी हिलती है और फर्टाइल सॉइल के ग्रेन्स जैसे रेत धीरे धीरे नीचे स्लाइड होने लगते हैं। ध्यान से देखो तो पता चलता है जमीन के अंदर एक इंसान दफन हुआ है। ली जियान ने अपने आप को यहाँ काफी देर से दफन किया हुआ है, स्वॉर्ड इन दी ट्री कल्टीवेट करने के लिए। उसने खुद को इस दौरान एक वेजिटेबल बना दिया है। उसका सुपर नेचुरल पावर इंडेक्स काफी बढ़ गया है। अब वो लगभग बॉस जैसा हो गया है। वो अपने आप को सॉइल में ब्लेंड कर सकता है ताकि जमीन फर्टाइल हो जाए और वो अर्थ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके साइकिल रिपीट करता रहे। ये है धरती की वाइटैलिटी। कल्टीवेशन रूम का डोर खुलता है। जैंगी बाहर से अंदर आता है। उसका नजर तुरंत ही ली जियान के लोकेशन पे पड़ता है, तो वो फील्ड के रिज के साथ साथ वॉक करता हुआ उसके पास जाता है। जैंगी स्क्वाटिंग पोजीशन में आता है, उस आदमी को देखता है जो खुद को मिट्टी में दफन कर चुका है और सॉफ्टली पूछता है, काम हुआ? मिट्टी में से एक पेयर ऑफ ब्लैक आईज दिखाई देते हैं। सॉइल स्लाइड होती है और ली जियान का बॉडी धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आता है। वो नेकेड है, जैसे एक पुराना वाइन जो सालों से अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा हो। हाँ, ये काम कर रहा है, योर एक्सीलेंसी। ली जियान की वॉइस हार्श थी। उसका बॉडी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था स्वॉर्ड इन द ट्री कल्टीवेट करते करते, लेकिन उसके टोन में एक जॉय थी जो छुप नहीं पाई। शुक्रिया, जैंगी ने बहुत सिंसियरली कहा। तभी ली जियान ने अचानक मुंह खोला और उसके मुंह से एक एमराल्ड ग्रीन वाइन बाहर निकला। वाइन ली जियान के मुंह से स्ट्रेच करके बाहर निकलना शुरू किया और एक बर्स्ट ऑफ वाइटलिटी पूरे कल्टीवेशन रूम में इंस्टेंटली फैल गई। पूरे रूम में जो प्लांट सीड्स मिट्टी के अंदर घुसे हुए थे वो एक ही मूवमेंट में ग्रो करने लगे, सॉइल को तोड़ते हुए, ब्लूम करते हुए, ब्लॉसम करते हुए। एक एक्सट्रीमली रिच ब्रेथ ऑफ लाइफ पूरे स्पेस में फिल हो गया। जैंगी ने जब ये ब्रेथ स्मेल किया
तो उसके बॉडी और माइंड दोनों इंस्टेंटली रिलैक्स हो गए। ग्रीन वाइन ली जियान के बॉडी से बाहर आया। जैंगी सीधा उसके पास गया और वाइन को अपने हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में वाइन जैंगी के आर्म में रैप होने लगा। स्वॉर्ड इन द ट्री के अंदर लार्ज नंबर ऑफ नैनो रोबोट्स इम्प्लांटेड थे जो उसे रैपिडली शेप चेंज करने की एबिलिटी देते हैं। कभी वो ब्रेसलेट बन जाता है जैंगी के आर्म पे, कभी एक छोटी स्नेक की तरह उसके बॉडी के अराउंड मूव करता है। वो वाइन भी है, ब्रांच भी है और फ्लोइंग वाटर जैसा भी लगता है। जैंगी क्लियरली फील कर सकता था कि स्वॉर्ड इन द ट्री इवॉल्व हो चुका है। सोर्स ऑफ गॉड और ली जियान के लाइफ नरिशमेंट के बाद उसने अपने जेनेटिक लॉक ओपन कर लिया था और अब एपिसलॉन लेवल तक पहुंच गया था। जैंगी ने बस एक थॉट किया और वाइन उसके आर्म पे टाइटली रैप हो गया, उसके पावर एब्जॉर्ब करने लगा। ली जियान का बॉडी उससे सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। सिर्फ जैंगी की स्पेशल एबिलिटीज ही उसके लिए स्वीटनेस थी जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। स्वॉर्ड इन द ट्री से कनेक्ट होने के बाद जैंगी क्लियरली फील कर रहा था कि वो अब और ज्यादा विगरस हो गया है, टफर और स्ट्रॉन्गर। जैंगी ने अपना राइट हैंड वेव किया और स्वॉर्ड इन द ट्री के वेन्स तुरंत ट्विस्ट होके कंडेंस हो गए और एक मैसिव सिल्वर स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए। जैंगी ने तुरंत डायमेंशनल डोर ओपन किया और बाहर की दुनिया में स्टेप लिया। उसने आसपास देखा और एक अबैंडेंड स्टील प्लांट पे लैंड किया। फिर उसने अपना आर्म जेंटली रेस किया, सिल्वर स्वॉर्ड को स्टील फैक्ट्री के वॉल पे रखा और सॉफ्टली स्लैश किया। उसने कोई स्पेशल पावर यूज नहीं की, सिर्फ स्वॉर्ड इन द ट्री की स्ट्रेंथ पे रिलाई किया। रिजल्ट, थिक कंक्रीट वॉल को कट करना बिल्कुल तोफू कट करने जैसा इजी था। स्ट्रेंथ में ट्रेमेंडस चेंज आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेरी पावर को कैरी कर सकता है। जैंगी की आंखों में एक डार्क कलर फ्लैश हुआ और वॉइड का पावर टाइड की तरह स्वॉर्ड इन द ट्री में स्प्रेड हो गया और वो इंस्टेंटली एक मैसिव ब्लैक नाइफ में ट्रांसफॉर्म हो गया। नाइफ का टिप बस लाइटली वॉइड को टच करता है। एक ही मूवमेंट में पूरा अबैंडन्ड स्टील प्लांट डिसअपियर हो गया और स्नो पे सिर्फ एक मैसिव सर्कुलर सिंक होल बचा। बहुत बढ़िया, अब ये वेपन मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ परफेक्टली मैच करता है। जैंगी के लिप्स पे एक सेटिस्फाइड स्माइल आई। स्वॉर्ड इन द ट्री के पास इन्फिनिट रीजनरेशन की एबिलिटी है और प्लांट्स की तरह एक्सट्रीम टफनेस भी। उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और हरासमेंट एबिलिटी अनस्टॉपेबल। अब वो एपिसलॉन लेवल तक पहुंच चुका है और जैंगी की फुल स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है। उसका डिस्ट्रक्टिव पावर अब अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच गया है। ऐसी पावर किसी और वेपन से नहीं मिलती। अब ऑफेंस और डिफेंस दोनों हो सकता है। बॉस, चाहे तुम मर चुके हो, तुम हमेशा मेरे साथ, मेरे हाथ में जिंदा रहोगे और मेरे साथ लड़ोगे। ये तुम्हारा ऑनर है। जैंगी के लिप्स पे एक इवल स्माइल आई। बॉस अब एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ स्वॉर्ड इन द ट्री बचा था जिसमें प्लांट इंस्टिंक्ट सब भी अब भी जिंदा थे। ब्लैक ब्रांचेस जैंगी के वर्ड्स का रिस्पॉन्स देते हुए उसके बॉडी पे जेंटली क्लाइंब करने लगे। ब्रांचेस डेंसली इंटरवीन होके एक सूट ऑफ प्लांट आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये रेटन आर्मर है। जैंगी हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि स्वॉर्ड इन द ट्री इवॉल्व होने के बाद ऐसी फंक्शनैलिटी भी डेवलप करेगा। पहले उसने कभी स्वॉर्ड इन द ट्री को आर्मर के रूप में कंसिडर ही नहीं किया था क्योंकि उसके ब्रांचेस इजीली ब्रेक हो जाते थे। वो ज्यादातर एनिमी को हरास करने के लिए यूज होता था, ना कि प्राइमरी अटैक या डिफेंस के लिए। लेकिन अब जब उसने एपिसलॉन लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया है और जैंगी की स्पेशल एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, वो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में एक इनक्रेडिबल लेवल तक पहुंच गया है। जो आर्मर अब फॉर्म हुआ है उसकी डिफेंसिव पावर तो लू कैरन के बनाए क्विनलॉन्ग आर्मर से भी ज्यादा है। आज का जैंगी सच में टेक और हार्ड वर्क से फुल लोडेड है। इंटरमोस्ट लेयर एक क्लोज फिटिंग ब्लैक कॉम्बैट सूट, रिवर्साउट डोमेन की कॉम्बैट यूनिफॉर्म टेक से फ्यूज्ड। मिडिल लेयर लू कैरन के नए मेटल मटेरियल और मैकेनिकल टेक से बना एक्सोस्केलेटन आर्मर। आउटर मोस्ट लेयर क्विनलॉन्ग आर्मर के फिट के साथ स्वॉर्ड इन द ट्री के वाइन आर्मर का एक कोट जैसा लेयर। डिफेंस फुल्ली मैक्सिमाइज्ड। जैंगी ने स्वॉर्ड इन द ट्री को हाथ में उठाया और विस्पर किया, अब मैं बैटल के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, क्या तुम आओगे? उसने दूर तक देखा, समुद्र की तरफ। जैंगी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से एक्सेल किया। बेटर होगा तुम सामने ना आओ।